हाँ, तो साथियों स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। और आज हम अपने टॉपिक से थोड़ा हटके माइक्रोबायोलॉजी के वायरस पार्ट में एचआईवी वायरस को डिस्कस करेंगे। और एचआईवी वायरस का मॉर्फोलॉजी हो गया, इसके लैब डायग्नोसिस हो गए और इसका जो पैथोजेनेसिस है उसको हम डिस्कस करेंगे इसमें। और तो आज हम सबसे पहले देख रहे हैं इसका मॉर्फोलॉजी पार्ट। देखिए, एचआईवी वायरस जो है, किसी भी पर्सन के अंदर अगर एचआईवी वायरस प्रेजेंट होगा तो सबसे पहली बात वो हाथों हाथ लक्षण नहीं दिखाएगा। ये लक्षण दिखाने के लिए 10 साल से या उससे भी ज़्यादा का समय ले लेगा। यानी आप सोच सकते हैं कि इसका डेवलपमेंट पीरियड यानी जो इनक्यूबेशन पीरियड है वो कितना ज़्यादा है। ये हाथों हाथ कभी इन सिम्टम्स शो नहीं करता है, पहली बात तो। दूसरी बात, एचआईवी वायरस से कोई पर्सन नहीं मरता है। एचआईवी वायरस जो है वो T4 सेल्स यानी जो हेल्पर सेल्स हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होंगी उनकी संख्या को कम करेगा। और जो T4 और T8 यानी हेल्पर और जो सप्रेसर सेल्स का जो रेशो है, जिसमें कि टी हेल्पर सेल्स ज़्यादा ज़्यादा होती है, इनके रेशो को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। और टी हेल्पर सेल की कमी होने की वजह से क्या होगा, एक पर्सन उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी। और इम्यूनिटी कमज़ोर होने की वजह से उस पर्सन में कोई छोटा सा इन्फेक्शन या छोटी सी कोई बीमारी हो गई तो पर्सन क्या हो जाएगा, लीड टू डिमेंशिया और डेथ। यानी यहाँ सबसे पहले उसका नर्वस सिस्टम अफेक्ट होगा और उसके साथ साथ उसकी डेथ भी होगी। तो एचआईवी से कोई नहीं मरता, एचआईवी की वजह से लोग मरते हैं। एचआईवी का कारण बनता है जिससे इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, सेम लाइक एड्स। तो एचआईवी वायरस की हम डिटेल स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले मॉर्फोलॉजी देखेंगे, किस प्रकार से दिखती है, क्या होता है। तो एचआईवी वायरस जो है वो उसका जो नॉर्मल डायामीटर है वो 90 से 120 नैनोमीटर का इसका डायामीटर होता है। रेट्रोवायरिडाई फैमिली एक वायरस की फैमिली होती है, उससे ये बिलोंग करता है। और इसी रेट्रोवायरिडी फैमिली के नाम पर इसके ट्रीटमेंट चलता है जिसका नाम है एंटी रेट्रोवायरिडल वायरल वैक्सीन्स। एंटी वायरल वैक्सीन जो होती हैं, रेट्रोवायरल वैक्सीन जो होती हैं, वो लगाई जाती है एचआईवी के ट्रीटमेंट में। आगे इसकी बात करते हुए हम देखते हैं कि जो इसके अंदर आरएनए की 2 कॉपीज होंगी जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होंगी। इसका जो न्यूक्लियोकैप्सिड होगा, न्यूक्लियोकैप्सिड यानी इसका जो न्यूक्लियस का कवरिंग होगा, उसके अंदर 2 सिंगल स्ट्रैंडेड क्या होंगे, आरएनए के जीनोम प्रेजेंट होंगे। और इन आरएनए के जीनोम्स में एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होगा, इसकी सरफेस से अटैच होगा जो कि, और जिसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का जो काम है वो ये होगा कि ये जो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हैं इनको ये किस में कन्वर्ट कर देगा, डीएनए में कन्वर्ट कर देगा। यानी इन आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट करने का जो कार्य है वो करेगा आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो कि प्रेजेंट कहाँ पर होगा, तो इन जो सिंगल स्ट्रैंडेड पॉजिटिव सेंस आरएनए जीनोम है इनके ऊपर क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि ये क्या है, सबसे पहले तो रेट्रोवायरिडी फैमिली में से बिलोंग करता है। 90 से 120 नैनोमीटर का इसका नॉर्मल डायमीटर है। इसमें आरएनए के 2 जीनोम प्रेजेंट होंगे जो कि क्या होंगे, सिंगल स्ट्रैंडेड होंगे। इसके साथ साथ इसके सरफेस के ऊपर एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट होगा जिसका नॉर्मल काम क्या होगा कि ये क्या करेगा, डीएनए कॉपीज बनाएगा, किससे, आरएनए से। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम इसकी बात करें तो वायरस कोर इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियोकैप्सिड। अब जो इस वायरस का कोर होगा जिसके अंदर क्या क्या होंगे, एक तो आपका आरएनए आ गया, जिस डबल 2 कॉपीज हो गई आरएनए की सिंगल स्ट्रैंडेड, और इसके साथ साथ आपका क्या हो गया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम प्रेजेंट हो गया। और ये क्या हो गई आपकी न्यूक्लियोकैप्सिड। इस लेयर को क्या कहेंगे, न्यूक्लियोकैप्सिड। तो ये न्यूक्लियोकैप्सिड हो गई जो कि क्या इसकी कवरिंग है, वायरस कोर हो गया इसके अंदर। ठीक है, तो ये बता रहा है कि इसकी जो न्यूक्लियोकैप्सिड है जिसके ऊपर के प्रोटीन प्रेजेंट होंगे, और कौन से प्रोटीन, तो पी चॉइस नंबर का प्रोटीन इसके ऊपर प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियोकैप्सिड इससे मिलकर बनी हुई होती है, जो कि आगे हम स्ट्रक्चर में डिटेल से देखेंगे। वायरस के ऊपर, पूरे वायरस के ऊपर एक कवरिंग होती है जो कि लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है। और इस लिपोप्रोटीन कवरिंग के ऊपर मैं आपको बता दूं कि कुछ स्पाइक्स निकलते हैं। स्पाइक्स मतलब ऐसी तीलियां की तरह डंडियां निकलती है, और ये जो डंडियां हैं ये क्या करती हैं, ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है, और इनमें जो प्रोटीन यूज होता है वो या तो अटरा होता होगा, जो कि आगे हम कंफर्म कर लेंगे। और ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई लिपोप्रोटीन की जो लेयर होती है वायरस के ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर जो लेयर होती है उसे न्यूक्लियोकैप्सिड कहते हैं। और जो पूरे के पूरे वायरस के ऊपर जो लेयर होती है उसको हम कहते हैं, जो कि लिपोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होती है। और उस लेयर के ऊपर जो स्पाइक्स होंगे, जो डंडियां प्रेजेंट होंगी, वो डंडियां किससे मिलकर बनी हुई होंगी, वो आपके ग्लाइकोप्रोटीन से मिलकर बनी हुई होंगी। इनका जो कार्य है वो ये है कि जो ये
ये तो वायरस हो गया। अब वायरस ह्यूमन बॉडी से अटैच होगा तो ये जो स्पाइक्स होंगी ये क्या करेगी, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होंगी, कौन सी सेल, CD+4 सेल्स, जिसे हम हेल्पर CD+4 सेल्स कहते हैं, उनसे ये क्या होगा, अटैच प्रिवेंट करवाएगा। इनसे ये अटैच होकर क्या करेगा, वायरस कोज करेगा, यानी HIV कोज करेगा। तो किससे अटैच होती है ह्यूमन बॉडी में, होस्ट में, तो CD+4 सेल से अटैच होती हैं। HIV की कौन सा स्पाइक्स प्रेजेंट होंगी, जो स्पाइक्स जो कि ग्लाइकोप्रोटीन से बनी हुई है, जो कि लिपोप्रोटीन लेयर पे प्रेजेंट है, वो अटैचमेंट शो करेगी उस CD+4 सेल से। तो ये मैंने आपको बता दिया, दीज स्पाइक्स बाइंड्स टू द रिसेप्टर ऑफ द सेप्टेबल सेल। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो इसके स्ट्रक्चर को अगर हम गौर से देखें तो यहाँ पर हमने देखा था कि जो न्यूक्लियोकैप्सिड मैंने आपको बताया था, जिसके अंदर क्या है, RNA है और इसके साथ साथ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है। ठीक है, तो इन दोनों को कवर करने का काम कौन करती है, न्यूक्लियोकैप्सिड लेयर, जिसमें P चॉइस का प्रोटीन होता है। इसके साथ ही जो इसका आउटर शेल है, जो कि पूरे के पूरे स्कोर को कवर करता है, वो क्या होता है, न्यूक्लियोकैप्सिड आउटर शेल ऑफ द न्यूक्लियोकैप्सिड, जो कि प्रोटीन नंबर 18 से मिलकर बना हुआ है, और जो इनर लेयर है वो प्रोटीन 24 से मिलकर बना हुआ है। इसी के साथ साथ इसके अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्रांस मेम्ब्रेन पेडिकल ग्लाइकोप्रोटीन GP124, जो कि इन दो लेयर्स के बीच में प्रेजेंट है। ठीक है, इसका कोई स्पेसिफिक फंक्शन नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें तो ये देखो आपका एनवेलप हो गया, जो कि लिपोप्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, और इस लिपोप्रोटीन एनवेलप के ऊपर देखो आप स्पाइक्स प्रेजेंट है, जो कि GP120 से बने हुए हैं, GP120 से बने हुए हैं, ग्लाइकोप्रोटीन नंबर 120 से मिलकर बने हुए हैं। इनका कार्य क्या है कि अटैचमेंट प्रोवाइड करती हैं CD4 सेल से होस्ट सेल में। अब अगर हम आगे बढ़ें तो ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। स्ट्रक्चर के बाद इसमें लैब डायग्नोसिस, यानी इनको पता कैसे लगाया जाए पर्सन में HIV वायरस है या नहीं है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, तो कुछ टेस्ट किए जाते हैं। एक टेस्ट होता है जो कि होता है आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, और दूसरा जो टेस्ट होगा वो होगा सप्लीमेंट्री टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या किया जाएगा, इसमें कुछ प्रकार के टेस्ट होते हैं, जिसमें मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेस्ट होता है ELISA, जो कि एड्स के लिए भी होता है और इसके लिए भी होता है। तो ये सब चीज़ें आप एड्स में भी सेम पढ़ोगे। तो ELISA जो है इसका पूरा नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एब्जॉर्प्शन टेस्ट। इसमें क्या होता है कि जो भी पर्सन है, टेस्ट में क्या होगा कि जो भी ELISA टेस्ट है, इसमें क्या किया जाएगा, जो भी हमारा एंटीजेंस होंगे जो कि ग्रो करवाए गए हैं आर्टिफिशियली T4 सेल्स में, उनको क्या किया जाएगा कि इसमें जो इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे में क्या किया जाता है कि आपको मैं बता दूं, इस प्रकार से एक स्लाइड होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, ऐसे टाइटर्स वेल्स तैयार की जाती है, यानी इस प्रकार से ढांचे, कुछ खड्डे तैयार किए जाते हैं, जिनके अंदर क्या किया जाता है कि वो एंटीजन जो है HIV का, उसे हम क्या करते हैं, इसके अंदर पूरा इसके चारों ओर दीवारों के लेप कर देते हैं। ये करने के बाद हमने एंटीजन को इसके अंदर डाल दिया। अब इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद ये किया जाता है कि इसके ऊपर जो डाले जाते हैं वो डाला जाता है अब ह्यूमन सीरम डाला जाएगा। और ये सीरम जो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी, अगर पर्सन HIV ससेप्टिबल है, उसके अंदर HIV का वायरस है, तो उसके अंदर HIV रिलेटेड एंटीबॉडी भी बनेगी। अब जैसे ही उस सीरम को इसके अंदर डालेंगे और उसे कुछ समय के लिए रखेंगे, तो अब इसमें अगर एंटीबॉडी जो है वो इस एंटीजन से बाइंड होगी, जितनी भी एंटीजन है वो इससे बाइंड होगी, और जो जिसमें बाइंड नहीं हो रही है उसको तो हम हटा देंगे, और जो बाइंड हो रही है उसको हम रखेंगे। और ये टेस्ट शो किसको करेगा, पॉजिटिव शो करेगा जब जब इसमें गोट के एंटीबॉडी डाली जाएगी, भेड़ बकरी की एंटीबॉडी डाली जाएगी। और अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो वो क्या करेगा, कलर शो करेगा। अगर पॉजिटिव है तो क्या करेगा, कलर शो करेगा। और जैसे ही कलर आएगा हम उसको मान लेंगे कि उस पर्सन को क्या है, HIV का वायरस उस बॉडी के अंदर सर्वाइव कर रहा है, पल रहा है। आगे इसको ही डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ELISA टेस्ट इज एक्सट्रीमली गुड स्क्रीनिंग टेस्ट। द एंटीबॉडी HIV वायरस डेवलप इन 6 to 8 वीक, यानी जो HIV का वायरस है वो एंटीबॉडी जो है वो 6 से 8 सप्ताह में बॉडी के अंदर ग्रो कर जाती है। दिस टेस्ट डिटेक्ट दीज एंटीबॉडीज, और ये टेस्ट जो है वो इन्हीं एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है, यानी 6 से कितना 8 वीक्स का टाइम लगता है एंटीबॉडीज को डेवलप करने में। और इसके बाद अगर हम टेस्ट करें तो उसमें पर्सन में क्या दिखने को मिलेगी, एंटीबॉडी। और ELISA से क्या होती है, ये एंटीबॉडी डिटेक्ट होती हैं।
उसके बाद अगर हम बात करें, द एंटीजन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द HIV ग्रोन इन कंटिन्यूअस टी लिम्फोसाइट सेल्स। मैंने बताया था जो टी लिम्फोसाइट सेल्स में जो लाइन में ग्रो करवाया गया है एंटीबॉडी एंटीजन, उसको क्या किया जाता है, लेप किया जाता है। द वायरल एंटीजन इज कोट किया जाता है ऑन द सर्फेस ऑफ माइक्रोटाइटर वेल, यानी जो वेल्स मैंने बताया था कि जो वेल्स होती हैं इस प्रकार की, उनके अंदर क्या किया जाता है, एंटीजन को कोट किया जाता है, यानी रगड़ा जाता है, लेप किया जाता है। फिर उसमें क्या डाली जाती है, एंटीबॉडीज डाली जाती है, और जो एंटीबॉडी प्रेजेंट है वो क्या करेगा, एंटीजन से बाइंड हो जाएंगे, और जो अनबाउंडेड सीरम होगा उसको हम क्या करेंगे, धो देंगे, हटा देंगे। और उसके साथ साथ इसमें क्या डाला जाता है, एंटी ह्यूमन गोट इम्यूनोग्लोब्यूलिन लिंक्ड विद सुटेबल एंजाइम। गोट का जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है यानी एंटीबॉडी है, उसको किसी एंजाइम के साथ जोड़कर, एंजाइम के साथ, क्यों ऐसे तो डाल नहीं सकते, एंटी ह्यूमन है, तो किसी एंजाइम के साथ जोड़कर उसको क्या डाला जाता है, ह्यूमन सीरम में डाला जाता है। और सीरम में डालने के बाद अगर उसमें कलर चेंज आता है तो उसे हम टेस्ट को पॉजिटिव मान लेते हैं। द पॉजिटिव रिपोर्ट इज रीडेड बाई एलाइसा रीडर। एलाइसा रीडर जो है वो टेस्ट को रीड करता है, कलर चेंज होगा अगर पॉजिटिव टेस्ट है तो। इसी के साथ साथ अगर स्क्रीनिंग टेस्ट की बात करें तो लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट होगा, और एक टेस्ट है जिसका नाम है डॉट ब्लॉट टेस्ट। आगे नेक्स्ट टेस्ट की बात करें सप्लीमेंट टेस्ट में, तो इनमें दो प्रकार के टेस्ट होंगे, और ये टेस्ट जो है वो वेरिड, ये मतलब उसको वैलिड करेंगे, इसको वेरीफाई करने के लिए स्क्रीनिंग टेस्ट जो हमने किए, एलाइसा टेस्ट है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो उसको वैलिडिफिकेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस सप्लीमेंट टेस्ट यूज़ करते हैं, यानी कन्फर्म करने के लिए कि भाई हाँ ये टेस्ट सही है। बाकी कन्फर्म टेस्ट एक अलग है जो कि कन्फर्मेशन टेस्ट कहलाता है, लेकिन ये उसको कन्फर्म करने के लिए, एलाइसा टेस्ट को कन्फर्म करने के लिए वेटर्न दो सप्लीमेंट टेस्ट है, एक वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट और एक इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट में क्या किया जाता है कि जो HIV का प्रोटीन प्रेजेंट है बॉडी में, उसको क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। अलग करने के लिए जो जेल यूज़ किया जाता है उसका नाम है पॉलीएक्राइमल्डाइल जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा इसको क्या किया जाता है, इस HIV प्रोटीन को अलग किया जाता है। इन अ पॉजिटिव सीरम बैंड्स विल बी सीन इन द मल्टीपल प्रोटीन। अब अगर वो पॉजिटिव है सीरम तो उसमें क्या आएंगे, कुछ बैंड सीन होंगे जो कि मल्टीपल प्रोटीन से मिलकर बने हुए होंगे, कई प्रकार के प्रोटीन से मिलकर बने हुए बैंड्स होंगे, वो प्रेजेंट होंगे जब हम पॉलीएक्राइल्डिहाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे और उसके प्रोटीन को अलग कर देंगे। दूसरा टेस्ट है इम्यूनोफ्लोरोसिन टेस्ट। चमकदार टेस्ट होता है, इसमें क्या होता है कि HIV इन्फेक्टेड सेल जो होती है फिक्स्ड ऑन द ग्लास साइड एंड देन रिएक्ट विद द सीरम फॉलोड फ्लोरेसिन कॉन्जुगेटेड एंटी ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन। इसके अंदर क्या होता है, एंटी ह्यूमन गामा ग्लोबुलिन डाला जाता है, ठीक है, और उसके साथ फ्लोरेसिन डाला जाता है अलगा सा, जो कि क्या करता है, अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो एप्पल ग्रीन कलर का फ्लोरेसिन एक चमकदार अपीयरेंस होगा, एप्पल ग्रीन कलर का एक चमक अपीयरेंस होगी जो कि पॉजिटिव टेस्ट को शो करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कन्फर्मेशन टेस्ट। कन्फर्मेशन टेस्ट HIV के लिए होते हैं, 3 होते हैं, जिसमें वायरस का आइसोलेशन टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ P24 एंटीजन ऑफ एलाइसा बाय एलाइसा टेस्ट, और डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लियोसाइड। ये जो है कन्फर्मेशन टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा गया है। कन्फर्मेशन टेस्ट जिसमें कि वायरस आइसोलेशन टेस्ट, डिटेक्शन ऑफ P24 एंटीजन बाय एलाइसा एंड डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लियोसाइड, बस ये हो गया। इसके बाद अब अगर हम बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे इसका पैथोजेनेसिस HIV वायरस का, किस प्रकार से HIV वायरस ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है और डिजीज कॉज करता है। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले HIV वायरस क्या करेगा, हमारे बॉडी की ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा। क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा, खून में एंट्री लेगा। खून में एंट्री लेने के बाद ये वायरस क्या होगा, मैंने बताया था, इसके ऊपर जो स्पाइक्स प्रेजेंट होंगी जो कि ग्लाइकोप्रोटीन की होंगी, जिसमें कि ग्लाइकोप्रोटीन नंबर 120 होगा, उसके क्या होगा, ये ह्यूमन बॉडी की CD+4 सेल में क्या होगा, बाइंड होगा। तो ये ह्यूमन की CD+4 लिम्फोसाइट्स में बाइंड होगा, जिसे हम प्राइमरी होस्ट सेल कहते हैं। इसके बाद ये क्या करेगी, RNA, इन सेल RNA को क्या करेगी, जो इसके ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, मैंने बताया था कि जो सिंगल स्ट्रैंडेड RNA उनके ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, तो उन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज़ करवाएगी और इन RNA को किस में कन्वर्ट कर देगी, DNA में। RNA को किस में कन्वर्ट कर देगी, DNA में कन्वर्ट कर देगी विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये करने के बाद ये जो प्रो वायरस अब बन चुका है, क्योंकि RNA से DNA में बदल चुका है, ये बाइंड होगा आपके किससे, इन्फेक्टेड सेल की जीनोम से। अब जो इन्फेक्टेड सेल के अंदर जो जीनोम्स न्यूक्लियोसाइड्स प्रेजेंट है, उनसे ये क्या होगा, बाइंड होगा, और बाइंड होने के बाद ये क्या करेगा, आफ्टर लॉन्ग लेटेंट पीरियड, यानी मैंने बताया था ये लम सम आप कह सकते हो अराउंड 10 ईयर्स तक बिना किसी सिम्टम को शो किए हुए आपकी बॉडी के अंदर रह सकता है। तो विदाउट एनी
सिम्टम ए लॉन्ग लेटेंट पीरियड तक क्या क्या करेगा, होने के बाद में आपके क्या करेगा, T4 सेल्स को क्या करेगा, डैमेज करेगा। यानी जो आपकी बॉडी के अंदर जो हेल्पर सेल्स है उनको क्या करेगा, डैमेज करेगा, उनको डैमेज करेगा। यानी मैं बताऊँ तो ये T4 और T8 का जो रेशियो है उसको कम करेगा। यानी आपकी T4 तो हो गई हेल्पर सेल, और जो T8 हो गई वो क्या हो गई, सप्रेसर सेल हो गई। तो ये क्या करेगा, आपकी जो T4 हेल्पर सेल है उनका लेवल कम कर देगा, और जो इसका रेशियो है वो रिवर्स कर देगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये प्रोन टू इन्फेक्शन होगा। मैंने बताया था उसके बारे में, HIV के बारे में, कि HIV एक तो हाथों हाथ सिम्टम कभी शो नहीं करती, हाथों हाथ कभी सिम्टम नहीं आते, अराउंड 10 ईयर का टाइम लग जाता है। दूसरा, HIV जो है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर एंटर करने के लिए सबसे पहले हेल्पर सेल्स पे अटैक करता है, हेल्पर सेल का रेशियो बदल देगा, और इसका जो बताया हमने, तो ये T4 रेशियो क्या करेगा, T4 को डैमेज करेगा, और ये करने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर जो नंबर ऑफ T4 है वो कम हो जाएंगी, और T4 और T8 का जो रेशियो है उसको रिवर्स कर देगा। T4 होती है हेल्पर सेल और T8 होती है आपकी सप्रेसर सेल। ठीक है, ये होने के बाद आपको क्या होगी कि आपकी इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, इम्यून फंक्शन की डेफिशिएंसी होगी, और जिसकी वजह से आप क्या होंगे, ससेप्टेबल टू मेनी अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन मतलब जो इजीली डेवलप हो जाए, जैसे कोई हल्का सा कुछ खाया, इन्फेक्शन हो गया, कहीं कुछ गए, डस्ट से एलर्जी हो गई, तो ये नॉर्मल इन्फेक्शन भी आपको क्या करेंगे, डेमेंशिया और डिजेनरेटिव न्यूरोलॉजिकल चेंजेस करेंगे, यानी आपके नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेंगे, और आपको भूलने की बीमारी हो जाएगी। भूलने की बीमारी होने के बाद आपको क्या होगी, सीवियर कॉम्प्लिकेशन में एड्स रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन आएंगे, और उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने डिस्कस किया HIV वायरस, और डिटेल से डिस्कस किया है। अगर हम इसके एक और ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें एक थेरेपी चलती है, जो कि चलती है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, और उस थेरेपी के साथ साथ कुछ ड्रग्स चलती हैं, एंटी एंटी एड्स ड्रग्स चलती हैं, एंटीवायरल ड्रग चलती हैं, वो यूज़ करके हम इनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारी टॉपिक का हिस्सा नहीं है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड